हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। काफी सारे एमबीए कॉलेजेस का जो फाइनल स्टेप होता है सिलेक्शन का, उसमें एक स्टेप होता है रिटर्न एबिलिटी टेस्ट विच इज वैट राइटिंग। आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक पे आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना होता है। ये चेक किया जाता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी, आप कितने बेटर तरीके से अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट कर पाओगे। लेकिन स्टूडेंट को काफी ज्यादा चैलेंज होता है, उनको पता नहीं होता सर एक ऐसे राइटिंग कैसे की जाती है, किस तरह से हम इंप्रेसिव वे में अपनी राइटिंग करें कि जो हमें इवेलुएट कर रहा है वो हमें सेलेक्ट कर ले। तो इस वीडियो में मैं आपको रिटर्न एबिलिटी टेस्ट के कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूं, कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि किस तरह से स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप अपने एस्से को लिखोगे। इसके साथ ही आपको कुछ सैंपल एस्से राइटिंग करके दिखाऊंगा, सैंपल वैट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी यहां पे मिल पाए। तो इस पूरी वीडियो के नोट्स बना लेना, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये रहने वाला है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक अपडेट देता हूं। अगर आप इस साल एमबीए कॉलेज से कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर आपको कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई है, तो हमारा जीडीपीए बैच का एक्सक्लूसिव बैच स्टार्ट हो रहा है 20th ऑफ जनवरी से। अगर आप ये बैच बाद में देख रहे हो तो आप लेटर ऑन भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में सारी की सारी लाइव क्लासेस आपकी कंडक्ट होंगी जो 7 to 8 PM चलेंगी, जिसमें आपको एक एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में लेक्चर प्रोवाइड होगा। आपको क्लास में बताया जाएगा अपने इंटरव्यू आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं, किस तरह से अपनी स्टोरी को नरेट करना है, किस तरह से बिल्ड करना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, चाहे वो जीडी से रिलेटेड हो, एस्से राइटिंग के रिलेटेड हो, एसओपी राइटिंग हो, सारी की सारी चीजें लाइव क्लासेस में आपके साथ डिस्कस होंगी। एंड अगर आप इस बैच को बाद में भी ज्वाइन करते हो तो हर एक लेक्चर की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। एंड ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स 30th अप्रैल तक अवेलेबल रहेंगी, जब तक आपके सारे इंटरव्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 20th जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 15th मार्च तक चलेगा। 2 मंथ्स का बैच चलेगा, जिसमें आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज टॉपिक्स पे लाइव सेशंस कंडक्ट होंगे। हम आपको नॉलेज लाइव सेशंस भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें एमबीए स्ट्रीम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। मान लो आप इंटरव्यू में बोलते हो मुझे एमबीए इन फाइनेंस करना है, तो फाइनेंस के आसपास क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, मार्केटिंग के आसपास क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑपरेशंस, एचआर, आईटी, तो हर फील्ड को हम लोग यहां पे कवर अप करने वाले हैं। आपके रिज्यूमे बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, आपका प्रोफाइल डेवलपमेंट होगा, ताकि इंटरव्यू में आप बेटर तरीके से आंसर कर पाओ। आपको करंट अफेयर्स एंड बिजनेस अवेयरनेस के भी लाइव सेशंस मिलेंगे, ताकि भाई जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आसपास हो रही हैं, आपको पता है आज की डेट में जो भी एमबीए इंटरव्यूज होते हैं वहां पे भाई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आसपास भी डिस्कशन होता है, ताकि ये चेक किया जाए कि आप कितना ज्यादा अवेयर हो। इसके साथ आपको 1 लाइव मॉक इंटरव्यू प्रोवाइड होगा बाय द एक्सपर्ट्स। भाई यहां पे क्या चीज होगी, जो लोग ऑलरेडी टॉप कॉलेजेस में, आईआईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, एफएमएस, एक्सेलरी, या फिर ऐसे लोग जो इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, वो आपका लाइव मॉक इंटरव्यू लेंगे विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड फीडबैक। आपने क्या चीज अच्छी बोली, कौन से पैरामीटर पे आपको इंप्रूव करना है, आपके टोटल कितने मार्क्स आते हैं, हर एक चीज आपको यहां पे प्रोवाइड होगी। तो ये मॉक इंटरव्यू आपको फाइनल इंटरव्यू से पहले आपको काफी ज्यादा रेडी कर देगा। इसके बाद वैट, जीडी कराएंगे हम लोग, आपको केस बेस्ड डिस्कशंस कराएंगे, एक्सटेम्परे कराएंगे, एसओपी राइटिंग। तो हर एक चीज जो आपको जीडीपीए बैच में चाहिए वो सारी की सारी चीज आपको प्रोवाइड होगी। इस बैच का फीस 3500 है, बट फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए ये बैच अवेलेबल है जस्ट 1999, जिसमें आपके सारे के सारे लाइव सेशन, सारे पीडीएफ, जीडी, वैट, एसओपी, प्रोफाइल बिल्डिंग, नॉलेज सेशन, करंट अफेयर्स, लाइव मॉक इंटरव्यू, हर एक चीज इंक्लूडेड है। तो अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है, आप वेबसाइट पर चले जाओ studybus.co.in, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। कुछ बेसिक सीखते हैं। बेसिक क्या, देखो भाई जो भी हम ऐसे लिख रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में ना आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे हमारा एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, ठीक है। अब अगर मैं एज ए इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं ना, तो उसके टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं। 4 कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक होता है आपका रीडिंग, एक होता है आपका लिसनिंग, एंड 2 आपके आउटपुट होते हैं। वो क्या होते हैं, वो होते हैं राइटिंग एंड आपका स्पीकिंग, ठीक है। अब अगर आपको पता है ये कैसे रिलेटेड है, जितना ज्यादा आप रीड करोगे उतनी बेटर आपकी राइटिंग होगी, एंड जितना ज्यादा आप लिसन करोगे उतनी बेटर आपकी स्पीकिंग होगी, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंग्लिश के फंडास हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप एक एस्से लिख रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीजें हैं। तो एस्से में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है। क्या होती है, सबसे पहले भाई आपका इंट्रोडक्शन कैसा है, आप अपने ऐसे को स्टार्ट कैसे करो। कोई भाई वेग स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए, आपको टू द पॉइंट बात लिखनी है, एंड बिगिनिंग कैसे करनी है, ये सब हमारे इंट्रोडक्शन में आता है। तो जब भी आप देखोगे कोई भी अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, वो आपको इस तरह से लिखेंगे, दिस एसे ट्रांसफर्स ब्रीफली अबाउट दिस दिस दिस, या फिर वो आपको बोलेगा द ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट टच्ड बाय दिस एसे इंक्लूड दिस दिस दिस। तो इंट्रोडक्शन में आप मेजर मेजर हाईलाइट देते हो क्या क्या आप एसे में लिखने वाले हो। सेकेंड, फिर आप एसे की बॉडी लिखते हो, बॉडी में आप भाई पूरा अपना कोर कंटेंट लिखते हो, एंड जो आप एसे की एंडिंग करते हो उसे हम बोलते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन हमें कैसे लिखना है, क्या क्या हमें फ्लो रखना है पैराग्राफ्स का, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, जब भी आपके सामने कोई टॉपिक आता है ना, तो आपको दिमाग में एक बात फिट कर लेनी है। ये आपने एक फनल देखी होगी, फनल कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। तो जैसे ही आपकी फनल का रोल होता है वही आपका एस्से राइटिंग में है। तो क्या होता है, मान लो मेरे सामने एक टॉपिक आया,
तो टॉपिक आते ही मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ गए, लेकिन बहुत सारे थॉट्स तो आ गए, वो थॉट्स यहाँ पे डाल लो, वो थॉट्स आपने डाल दिए तो, और इस फनल में से आपको सिर्फ फिल्टर्ड चीजें आएंगी। तो हमें एक ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल फिल्टर्ड तरीके से, मतलब वी विल ट्राई टू बी कंसाइज। तो जितना हम कंसाइज हो सकते हैं उतना कंसाइज हम रहेंगे। सेकंड, नॉट एम्बिगुअस, एम्बिगुअस नहीं रहेंगे। हमने जो एक बार लिख दिया उसी चीज पे हम लोग तरीके से लिखेंगे, ऐसा नहीं कि पहले एक पैराग्राफ लिखा फिर उसे कट करा फिर थर्ड लिखकर, नो, ऐसे नहीं करेंगे। हर पैराग्राफ की हम पहले से एक थीम डिसाइड करेंगे, तो थीम फॉर ईच पैराग्राफ की, इस पैराग्राफ में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, ताकि भाई मुझे पता हो कैसे कैसे मेरा ऐसे जा रहा है। फिर नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूटी एंड फ्लो ऑफ पैराग्राफ्स। ठीक है, फ्लो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कहीं से कुछ भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन होगा, वो कैसे होगा, वो सारी चीजें इसमें हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ की पॉइंट्स है जो आपको समझा रहा हूं, पहले ये समझ लेते हैं ताकि जो मैं आगे ऐसे लिखूंगा वहां पे आप चीजों को रिलेट कर पाओ। तो सबसे पहला, कोहेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई भी टॉपिक दिया गया और वो टॉपिक जो है वो डिबेटेबल है, तो भाई आपको एक साइड चूज करनी है एंड उसके ऊपर आपको चीजों को लिखना है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें एक अच्छा ऐसे लिखना होता है तो हम कुछ वर्ड्स अवॉइड करते हैं, जैसे बेसिकली, प्रोबेबली, माइट, पॉसिबली, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ये कंफ्यूजन देते हैं, इस पर क्लैरिटी नहीं होती। पॉइंट नंबर वन। नंबर टू, प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट। जब भी हमें एक एसे लिखना होता है तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक माइंड में ब्लूप्रिंट बना लो। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर अपना माइंड में तैयार कर लो कि मैं किस तरह से इस पूरे के पूरे एसे को अप्रोच करने वाला हूं। यहां पे आपके सामने माइंड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी, कुछ व्यूज आएंगे, कुछ एग्जांपल्स आएंगे, ओपिनियंस आएंगे, तो इनको कहां पे हमें लिखना है, वो एक फ्लो क्या बनना चाहिए पूरे एसे का, वो होता है पूरा पूरा ब्लूप्रिंट। मतलब एक तरह से हम फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे हैं अपने पूरे एसे का। देन आपका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पूरे एसे को लिखने से पहले ये डिसाइड करो कि आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा और आपका क्लोजिंग क्या होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये चीज अच्छी लिख दी ना, तो जो फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन होता है वो इन्हीं दो पैराग्राफ से डिफाइन होता है। तो आपके पास टाइम भी कम है, तो जो एग्जामिनर भी होते हैं वो भी इंट्रोडक्शन और क्लोजिंग देख के ज्यादा आपको इवेल्युएट कर पाते हो। तो पहले से अपने माइंड में ये तैयार कर लो कि भाई एग्जैक्ट मेरे क्या सेंटेंसेस होंगे जो मेरा भाई पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे और पैराग्राफ को एंड करेंगे, मेरे जो पूरा का पूरा एसे उसको एंड किया जाएगा। फोर्थ है, यूज रियल लाइफ एग्जांपल्स। यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो भी एग्जामिनर होता है वो हमेशा ज्यादा इंप्रेस होता है अगर आप उसको ये बिलीव करा दो कि यू आर वेल इन्फॉर्म्ड, आपको नॉलेज है। और ये चीज आप कैसे कर सकते हो, ये आप रेलिवेंट एग्जांपल्स यूज कर सकते हो किसी बुक में से, कोई करंट इवेंट में से, और कोई भी पॉइंट अगर आप लिख रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए अगर आपके पास कुछ है, तो इसका मतलब आप वेल रेड हो, वेल इन्फॉर्म्ड हो, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। देन आपके पास फिफ्थ पॉइंट आता है, प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ राइटिंग। भाई जितना ज्यादा आप राइट करोगे, जितना ज्यादा आप टॉपिक्स पे लिखोगे, उतना बेटर होगा। मुझे पता है कि अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो इस लिमिटेड टाइम में हम चीजों को कैसे बेटर करना है वो भी सीखने वाले हैं। बट इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये लर्न की जा सकती है एक्टिविटी। और अगर आपके पास जो लिमिटेड टाइम है, आप कुछ 3-4 पैराग्राफ्स एसेज लिख के देखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो डेवलप यहाँ पे हो जाएगा। फर्स्ट फ्यू अटेम्प्ट जो होंगे उसमें आप अपने आपको टाइम मत दो कि मुझे 10 मिनट्स में लिखना है, मुझे 20 मिनट्स में लिखना है। नहीं, अभी आप ये देखो कि भाई मैं अपने जो ऐसे अपने जो थॉट्स है उसको मैं लिख भी पा रहा हूं कि नहीं लिख पा रहा। वंस यू स्टार्ट लर्निंग दैट, वंस यू आर एबल टू राइट व्हाट इज गोइंग इन योर हेड, उसके बाद आप उसको टाइम करो कि मुझे 20 मिनट्स में लिखना है, मुझे 30 मिनट्स में लिखना है, जिससे आपका ये जो एक्टिविटी है ये काफी ज्यादा इंप्रूव होगा। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, आइसिंग ऑन द केक। अब ये चीज है कि हम अपने पूरे के पूरे एसे को फिनिश कर रहे हैं। फिनिश करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने ग्रामर एरर्स देखने हैं, हमें अपने स्पेलिंग एरर्स देखने हैं, हमें ये भी मेक श्योर करना है कि यार हमने जो वर्ड्स यूज करें क्या उसकी जगह कोई बेटर फ्रेज यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, मान लो आपको कोई ऐसे लिखना है जहां पे आप एक लाइन लिखना चाहते हो, दैट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट वी एग्री टू द सेम थिंग। एक तरीका इस लाइन को लिखने का ये है, बट एक तरीका ये भी है दैट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट वी शुड सिंग द सेम सॉन्ग। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक फ्रेज यूज कर लिया जिसका मीनिंग यही है। एक पॉइंट आप लिखना चाहते हो कि आई वॉज नॉट एबल टू कन्विंस दैट पर्सन, हाउएवर यू कैन ऑल्सो राइट दैट आई वॉज नॉट एबल टू कट द आइस, जिसका सेम मीनिंग है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फ्रेजेस कर रहे हैं यूज। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा जो पैराग्राफ है, जो ऐसे है, वो और ज्यादा पॉलिश हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। देन उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है, अवॉइड सच थिंग्स। हमें ना कुछ कुछ चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि एक क्लियर लेजिट ऐसे हम लोग लिख पाए। तो इसके लिए हम कुछ चीजें डेफिनेटली अवॉइड करने वाले, जैसे जो टेक्निकल जार्गन्स होते हैं, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स, वो यूज करने की नीड नहीं है।
हम स्लैंग्स नहीं यूज करेंगे, जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो वर्ड्स, उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम एब्रीविएशन तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक हम उसे बार बार यूज नहीं कर रहे हैं। मान लो आप पहली बार ऐसे में कुछ लिख रहे हो, आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लिखना चाहते हो, तो फर्स्ट टाइम आपको पूरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लिखना है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली आप आईएमएफ यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए आप पहली लाइन में आईएमएफ लिख रहे हो, बाद में भाई आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो एब्रीविएशन यूज करने का एक तरीका होता है, वो आपको पता होना चाहिए। देन आप कोटेशंस लिखते हो, तो कोटेशन जब आप लिखते हो तो ये मेक श्योर करो कि यार आपको पता हो वो कोटेशन किसने बोली है, कहां से आपने रीड करी है, कुछ उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। तो काफी सारी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट हो जाता है। इससे पहले मैं बात करता हूं क्या एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है जो इस साल मैं देख सकता हूं, क्योंकि हमें पता है लास्ट 2-3 इयर्स में डिजिटल एजुकेशन बहुत ओवर पावर हुई है, बहुत ज्यादा उसका बूम हुआ है। तो ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, वेदर डिजिटल एजुकेशन हैज टेकन ओवर ट्रेडिशनल एजुकेशन और नॉट। अब आपको यहां पे एक पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि ट्रेडिशनल वाला मॉडल बेटर था, ऑनलाइन में आपका टाइम सेव होता है वो बेटर है, बट यहां पे आपकी पीयर लर्निंग उतनी नहीं होती क्योंकि आप घर से पढ़ाई कर रहे हो। तो क्या ये आपका ओपिनियन है, ये यहां पे मेंशन करना हो सकता है। देन आपके सामने टॉपिक आ सकता है, कैन एनी इंडियन कंपनी बिकम टेस्ला ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है लास्ट 2 सालों में अगर किसी कंपनी की बहुत बात हुई है, वो टेस्ला की बात हुई है, एक एंटरप्रेन्योर की बहुत ज्यादा बात हुई है, तो वो एलॉन मस्क की बात हुई है जिसने $300 बिलियन का नेटवर्थ क्रॉस कर दिया था। तो यहां पे हमारे सामने एक क्वेश्चन निकल के आता है, क्या इंडिया में कभी ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है, क्या इंडिया की कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जो पूरी दुनिया के एक सेक्टर को पूरा तरह से रिवैम्प कर दे। देन आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इसके ऊपर हमारे एक टॉपिक बन सकता है कि इस एजुकेशन पॉलिसी की नीड थी या नहीं थी, क्योंकि बहुत सालों बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज आया है, एग्जामिनेशन पैटर्न पे भी बहुत सारी चीजें यहां पे इंप्लीमेंट हुई थी। तो इसका आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद जब कोविड वाली सिचुएशन आई है, कोरोना वायरस इतना हुआ है, तो इंडिया ने पूरी दुनिया की कंट्रीज को, भाई आपको पता है, वैक्सीन को सप्लाई किया है, मैन्युफैक्चर किया है। तो इंडिया द फार्मेसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्या आपको लगता है ये बात ट्रू है या अभी हमें इसमें और ग्रो करना है, क्या आपका ओपिनियन है। उसके बाद एक बहुत ज्यादा हाइप हुई थी इंडिया में बुलेट ट्रेन की, बट इंडिया में जब इतनी पॉवर्टी है, इतने चैलेंजेस हैं, क्या इंडिया में एक्चुअली बुलेट ट्रेन की नीड है, इसके ऊपर हमें लिखना पड़ सकता है। देन आपको पता है थोड़े टाइम पहले एक लॉ आया था कि सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम्स प्ले होने चाहिए। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है, एक जनरल टॉपिक है, शुड नेशनल एंथम्स बी प्लेड इन सिनेमा हॉल्स। क्या आपको लगता है किसी के अंदर आपको पेट्रियोटिक नेचर डेवलप करना है, या किसी को आप चाहते हो कि वो कंट्री को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, उसके लिए नेशनल एंथम होने ही चाहिए, वो मैंडेटरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देन हमें पता है कि यार पिछले कुछ सालों से डिबेट चल रहा है कि इंग्लिश का इतना ज्यादा यूज हो गया है, तो क्या ये सिर्फ यही ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की होनी चाहिए, या फिर रीजनल लैंग्वेज का क्या सिग्निफिकेंस है, हिंदी का क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ सकता है। लास्ट 1 ईयर में हमने देखा है बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया है, जोमैटो हो गया, नाइका हो गया, पेटीएम हो गया। तो इन स्टार्टअप के आईपीओ के आने के बाद काफी सारे ऐसे मिलेनियल्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में आप देखोगे डीमैट अकाउंट इंडिया में सबसे ज्यादा ओपन हुए हैं। तो भाई उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है इंडियन इकोनॉमी पे, क्या इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क ओरिएंटेड हो गए हैं, या आज भी वो बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बैंक में सेविंग करना चाहते हैं, वो आपका एक ओपिनियन है इसके ऊपर। देन इंडिया में यार हमेशा से एक प्रॉब्लम है, वो है ओवर पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और इस टॉपिक को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एग्जाम से पूछा जाता है, दैट इंडियाज पॉपुलेशन, लायबिलिटी और एसेट, शुड इंडिया हैव अ वन चाइल्ड पॉलिसी। तो मोर और लेस सिमिलर लाइंस पे टॉपिक चलता है, इसके ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है। देन चाइनीज गुड्स आर थ्रेट टू इंडियन बिजनेसमैन एंड इकोनॉमी। आपको पता है लास्ट 1-2 सालों में चाइनीज गुड्स के ऊपर बहुत सारी चीजें हुई थी, हमारी कंट्री में हमारी गवर्नमेंट ने काफी सारी चाइनीज एप्स बैन की थी। तो इन सब का क्या इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, वो टॉपिक आप देख सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ज्यादा क्रेज है, चाहे आप कार्स में देख लो, आप टू व्हीलर्स में देख लो, लेकिन क्या इंडिया एक्चुअली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रेडी है, क्या हमारे पास उतने चार्जिंग ऑप्शंस है, क्या हमारे पास वो बैटरी ऑप्शंस है, क्या हम अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना सकते हैं, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है। देन सोशल मीडिया एक्चुअली कनेक्टिंग पीपल और लोगों से दूर कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, क्योंकि देखो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा राइज हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स राइज हो रहे हैं, बट उससे एक्चुअल नेटवर्क बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये अपने आप में क्वेश्चन है। देन हमारे सामने क्वेश्चन आता है, कैन वी ड्रीम ऑफ होस्टिंग द ओलंपिक्स। हमें पता है पिछले साल ओलंपिक्स हुए हैं, अब हम ये चाहते हैं इस पे ओपिनियन लेना कि यार इंडिया का क्या इतना पोटेंशियल है कि हम ओलंपिक्स करा सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन लोगों का बन सकता है, कुछ लोग बोलेंगे कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, कंट्री का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे और ज्यादा इंक्रीज होगा, हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी डेवलप होगी। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी बोल सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तब बहुत ज्यादा करप्शन हुआ था, या फिर इंडिया में जो लिमिटेड पैसा है उसका यूसेज हॉस्पिटल्स, पॉवर्टी इरेडिकेशन में होना चाहिए रादर देन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है। देन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कैशलेस इकोनॉमी। हम सबको पता है यार डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, यूपीआई आ गया है, वॉलेट सिस्टम्स आ गए हैं, तो कैशलेस इकोनॉमी का कुछ बेनिफिट है कि नहीं है। देन डिजिटल इंडिया,
whom does it actually benefit? ये किसको बेनिफिट कर रहा है? ये कॉमन मैन को बेनिफिट कर रहा है, ये बिजनेसमैन को बेनिफिट कर रहा है, ये कंपनीज को बेनिफिट कर रहा है, या ये गवर्नमेंट को बेनिफिट कर रहा है? इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यहां पे ये आपसे पूछा जा सकता है। देन क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ज्यादा देख रहे हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो, या फिर आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया एनएफटीज का, वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिव एसेट बन गया है जहां पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो एक्चुअली में एक ब्राइट फ्यूचर है या जस्ट एक फसाड है जिसका कोई पर्पस नहीं है, वो एक बस ऐसे ही चल रहा है, एक बबल की तरह वो बर्स्ट हो जाएगा? तो आप यहाँ पे टॉपिक्स देख पा रहे हो, ये टॉपिक्स करंट टॉपिक्स भी हैं, बट एट द सेम टाइम ये जनरल टॉपिक्स है। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। यहाँ पे जो आपने डे टू डे लाइफ में सुना है, देखा है न्यूज चैनल में, उन्हीं थॉट्स को आप किस तरह से एक पैराग्राफ में, एक एसे की फॉर्म में डिलीवर कर सकते हो, यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा। अब जनरल टॉपिक्स के बाद बहुत बार टॉपिक्स आते हैं एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। तो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आपसे क्या पूछे जा सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक का मीनिंग होता है कोई भी लॉजिक नहीं है, एक रैंडम टॉपिक दे दिया है और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपकी यहां पे टेस्ट की जाएगी। जैसे हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। अब आपका क्या ओपिनियन है? स्मार्ट वर्क हमेशा पावरफुल होता है या फिर हार्ड वर्क भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देन रैट इज बेटर इन द कैट रेस। अब ये इसका क्या ओपिनियन आप डेवलप कर पा रहे हो? आपको क्या लगता है इसका मीनिंग क्या है? नीचे कमेंट में मुझे बताना कि यार इस एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में आपका थॉट कहां जाता है। देन थर्ड एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक बनता है वाटर और ऑक्सीजन। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर इंपॉर्टेंस से ज्यादा क्या इन दोनों का कुछ रिलेशन है? क्या वाटर से ही ऑक्सीजन बनती है? सोचने वाली बात है। तो यहां पे हमारा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, आउट ऑफ द बॉक्स हमें सोचना है। फ्रॉग इन अ वेल, फ्रॉग एंड वेल जैसे आप सुनते हो तो इसका क्या मीनिंग है? इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं कि एक फ्रॉग को क्या लगता है कि वेल के बाहर कोई दुनिया ही नहीं है, वही है। ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ में लोग भी तो होते हैं जिनको लगता है सिर्फ इतनी ही दुनिया, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक लिमिटेड रूटीन लाइफ में चल रहे होते हैं, उसके बाहर उन्होंने कभी कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया होता। तो क्या आप इन चीजों को कनेक्ट करके एक अच्छे से लिख सकते हो? फ्रीडम इज अ मिथ, फ्रीडम इज अ मिथ है। क्या इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या बनता है? इसको आप लिंक कर सकते हो आधार वाले टॉपिक से कि आधार के ऊपर लोग बोलते हैं प्रिवेसी नहीं रहेगी, फ्रीडम नहीं रहेगा, बट एक्चुअली में आप डेली क्रेडिट कार्ड कंपनीज में अप्लाई करते हो, किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे अपना डेटा शेयर कर देते हो। तो फ्रीडम इज अ मिथ, यस और नो? आज के डेट में इतने हैकर्स है, इतना ऑनलाइन आपका डेटा प्रेजेंट है, उस डेटा का कोई कंपनी कर भी क्या सकती है? इतना सारा डेटा अवेलेबल है, बट एट द सेम टाइम आपका डेटा सिर्फ आपका है, तो वो कोई और क्यों यूज कर रहा है? तो उसमें आपकी प्रिवेसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये सारी चीजें इस एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक से रिलेट हो जाती है। देन चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, ये आपने बहुत बार हमेशा लाइन सुनी है। अब इसके ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट? आप इसको हिस्टोरिकली भी कनेक्ट कर सकते हो, आप करंट टॉपिक से भी कनेक्ट कर सकते हो। रेड इज रेड, ब्लू इज ब्लू एंड नेवर द टू शेल मीट। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? कुछ लोग अलग होते हैं, कुछ पर्सनैलिटीज अलग होती हैं, इससे आपका क्या टॉपिक का लिंक बनता है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपकी कहां जा रही है? एबीसी इक्वल टू एक्स वाई जेड, इससे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इसको देखो, अगर हम लिखना चाहें तो इसमें मल्टीपल ओपिनियन बन सकते हैं। एबीसी स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट्स हैं, एक्स वाई जेड लास्ट के 3 अल्फाबेट्स हैं, इक्वल कर दिया। इसका मीनिंग क्या है? लाइफ में या तो स्टार्टिंग अच्छी हो जाए या एंड अच्छा हो जाए, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। या फिर आप ये बोल सकते हो जो ए क्या है, ए आपका वॉवल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं? वॉवल इज इक्वल टू कॉन्सोनेंट। इसी तरह से हमारी पूरी वर्ल्ड पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं, कोई डिफरेंट कम्युनिटी का है, कोई डिफरेंट कास्ट का है, कोई डिफरेंट रिलीजन का है, बट सब इक्वल है, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में आप जितना आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे उतना बेटर आपका कंटेंट निकल के आएगा। देन हमारे सामने टॉपिक आता है देयर इज नो राइट वे ऑफ डूइंग द रॉन्ग थिंग, देन नाइस गाइज फिनिश लास्ट। ठीक है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा लास्ट रहते हैं, जो थोड़े से कनिंग होते हैं, थोड़े क्लेवर होते हैं, वो टॉप पे पहुंच जाते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? नहीं एग्री करते? वो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ सकता है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एनिमीज मेक यू स्ट्रॉन्गर, एलाइज मेक यू वीकर। कि जो एनिमीज होते हैं उससे आप हमेशा अवेयर रहते हो कि कभी कुछ गलत ना हो जाए, तो इसलिए आप हमेशा स्ट्रांग रहते हो, आप प्रिपेयर्ड रहते हो। बट जो आपका दोस्त बनने का नाटक करता है वो आपको और ज्यादा वीक कर देता है, क्योंकि आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो, आपका ट्रस्ट वहां बन जाता है और वो आपका बाद में ट्रस्ट ब्रेक करता है। इसके ऊपर आप क्या लिख सकते हो? देन जीरो, इस जीरो के ऊपर क्या आप लिख सकते हो? जीरो कहने के लिए जीरो है, बट अगर जीरो नहीं हो तो दुनिया की पूरी टेक्नोलॉजी वर्क नहीं कर सकती। जितने बड़े बड़े आपके मिसाइल जाते हैं, सैटेलाइट जाते हैं, उसमें जीरो का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप कंप्यूटर को देखोगे तो कंप्यूटर सिर्फ 1 और 0 दो ही वर्ड्स को समझता है, तो क्या इंपॉर्टेंस है? बट एट द सेम टाइम लोगों का एंड में क्या बोला जाता है? तू जीरो है। तो इन दोनों चीजों को आप कैसे रिलेट कर सकते हो, एक बैलेंस कैसे बना सकते हो? बहुत ब्यूटीफुल ऐसे यहां पे बन सकता है। भारत वर्सेस इंडिया, आज का इंडिया जो है उसको हिस्टोरिकली भारत से आप कंपेयर कर सकते हो, चाहे वो वैल्यूज की टर्म में हो, डेवलपमेंट की टर्म में, टेक्नोलॉजी की टर्म में हो, गवर्नमेंट की टर्म में हो, पीपल लाइफस्टाइल की टर्म में हो, हर चीज से यहां पे कनेक्ट किया जाता है। ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है हर चीज को रिकॉर्ड करना। तो ब्लैक बॉक्स हमारे सामने क्या है? हमारी जो सराउंडिंग्स है उसके अंदर ऐसा कोई सोशल मीडिया जो ब्लैक बॉक्स है, क्योंकि वहां पे हमारी सारी एक्टिविटीज ट्रैक हो रही है, तो एक तरह से वो ब्लैक बॉक्स है। या फिर हम खुद अपने आप में एक ब्लैक बॉक्स है जो अपने आप को कभी डिस्कवरी नहीं कर पाया और खुद ही खुद हम चीजों को रिकॉर्ड करें। अगेन एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, लिखना है। 2 + 2 = 5,
2+2=5, हमें पता है 2+2=4 होता है, बट यहाँ पे हम बोल रहे हैं 2+2=5। तो यहाँ पे ये अपने आप में टॉपिक आउट ऑफ द बॉक्स है। यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि यार जो आपने डे टू डे लाइफ में सीखा है, जो भी आपकी लर्निंग नहीं है, जरूरी नहीं है वही सच हो, वही एब्सोल्युटली ट्रू हो, आप इसको ब्रेक कर सकते हो। अगर आप नेट पे भी पढ़ोगे तो 2+2=5 प्रूव करने की कोशिश की गई है बहुत बार, समझ रहे हो। तो ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हैं, यहाँ पे आपके कुछ टॉपिक्स बन सकते हैं, बट मेरा क्या सजेशन है कि पहले आपका फोकस होना चाहिए जो मैंने आपको जनरल टॉपिक्स बताए हैं। जब आप उस पर अपना कंटेंट थोड़ा बहुत तैयार कर लो एंड आपके पास टाइम हो तो आप ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स को भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बता दिए जो इस साल पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं कि एक अच्छा एस्से लिखा कैसे जाता है। तो एचबीआर जिसको हम बोलते हैं हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, तो हार्वर्ड की ये बुक होती है, यहाँ पे आपको काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलता है। तो इस बुक को मैंने थोड़े टाइम पहले रीड किया था, बेटर बिजनेस राइटिंग, और इस बुक में जो ब्रायन गार्नर है, जो बहुत बड़े ऑथर हैं, टीचर हैं, जिन्होंने इंग्लिश यूसेज के ऊपर काफी सारी बुक्स लिखी हुई हैं, इन्होंने इस बुक में एक अप्रोच बताई थी, MACJ अप्रोच। उन्होंने बोला था कि अगर आप कोई भी आर्टिकल लिखते हो, एस्से लिखते हो, तो इस अप्रोच को हमेशा फॉलो करना चाहिए, उसके बाद आप बहुत अच्छे से अपना कंटेंट लिख सकते हो। तो यही अप्रोच मैं आपको भी सिखाने वाला हूं, जो आपके लिए काफी ज्यादा हैंडी, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि M जो है दैट स्टैंड्स फॉर मैडमैन, ठीक है, M स्टैंड्स फॉर मैडमैन, A स्टैंड्स फॉर आर्किटेक्ट, C स्टैंड्स फॉर कारपेंटर एंड J स्टैंड्स फॉर जज। ये 4 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए। तो वो क्या कहते हैं, वो सबसे पहले कहते हैं आपके सामने कोई भी टॉपिक आया ना, आप मैडमैन बन जाओ। मैडमैन का मतलब क्या होता है, जो भी आपके माइंड में लिस्ट ऑफ आइडियाज आ रहे हैं, जो भी आपके की पॉइंट्स आ रहे हैं, उनको आप एक कॉर्नर में ले लो, पेपर के कहीं साइड में लिख लो, रफ शीट पे लिख लो, ताकि भाई आपके सारे के सारे थॉट्स एक जगह पे आ जाए। अब वो जो थॉट्स हैं वो हो सकता है विदाउट एनी लॉजिकल कनेक्शन हो, कोई भी मतलब चीज आपकी रिलेट नहीं हो रही हो, बट सारी की सारी चीजें जो आपके माइंड में है वो आपने लिख लिया विदाउट एनी लॉजिकल ऑर्डर। देन आपका नेक्स्ट स्टेप आता है आर्किटेक्ट का। आपका आर्किटेक्ट का काम क्या होता है, वो किसी भी चीज को एक लॉजिकल स्ट्रक्चर देता है, वो आपके थॉट्स को पेपर पे लिखता है, ड्रॉ करता है। तो अब आपको भी यहां पे क्या करना है, जो आपके आइडियाज यहां पे आए हैं, इन आइडियाज को आपको ऑर्गेनाइज करना है, किस फॉर्म में, फॉर्म करना है एक लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इस पूरे कंटेंट को, इस पूरे स्टेप को हम बोलते हैं स्केलेटन ऑफ द टेक्स्ट। अब हमें यह पता चल गया हमारा जो पूरा एस्से होगा वो किसके आसपास चलेगा, ठीक है। देन आप आ जाते हो अपने स्टेप 3 पे, कारपेंटर। अब कारपेंटर क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट है, जो आपका स्केलेटन है, उसको वो शेप देना स्टार्ट करता है। अब आप यहां पे लिखना स्टार्ट कर रहे हो। अब आपका जो पहला आर्किटेक्चरल डिजाइन था ना, इस डिजाइन के ऊपर आप शेप कर रहे हो, आप इस पे काम कर रहे हो, उसमें 1-2 अटेम्प्ट लग भी सकते हैं, बट आपको एक्चुअली में क्या करना है, आपको एक्चुअली में एक एक चीज को यहां पे लिखना है। जो भी आपने यहां पे सोचा इस तरह से मैं लिखूंगा, वो चीज आपको यहां पे लिखनी है। लैंग्वेज जो आपकी है वो बिल्कुल नेचुरल होनी चाहिए, वर्ड आपके सिंपलर होने चाहिए, डिफिकल्ट वोकैब यूज नहीं करनी है। आप फ्रेजेस यूज करो, वो आपके आर्टिकल को, आपके एसे को ब्यूटीफुल बनाता है, बट डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज करने से आपका आर्टिकल बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, वो टेक्निकल जार्गन की तरह साउंड करता है, राइट। तो कारपेंटर का काम क्या है कि आर्किटेक्ट ने जो ड्राइंग बना के दिया, अब उस पर एक्चुअल काम करना। अब आप अपने आर्टिकल को लिख रहे हो, यह आपका स्टेप 3 है, जहां पे आप एक्चुअली में अपने पूरे के पूरे एसे को लिखोगे, ठीक है। देन आपका स्टेप 4 आता है जज। जज का काम क्या होता है, जज का काम होता है पॉलिश करना, वो फाइनल वर्डिक्ट देना। तो यहां पे जो आपका स्टेप है, यहां पे ये पॉलिशिंग फेज है, जहां पे आप क्या करोगे, आप अपने जो फाइनल आर्टिकल लिखा है उसको रीड करोगे 1-2 बार, आप देखोगे कोई पंक्चुएशन एरर तो नहीं है, कोई ग्रामर एरर तो नहीं है, कोई आपने लॉजिकल फ्लो तो ब्रेक नहीं कर दिया है, कंक्लूजन सही है, इंट्रोडक्शन सही है, उसके बाद अपने आर्टिकल को सबमिट करोगे। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके एग्जाम में लेट्स से 20 मिनट्स आपके पास है, इस 20 मिनट्स को कैसे डिजाइन करना है। तो भाई आपने टॉपिक रीड करा, टॉपिक रीड करने के विद इन 2 to 3 मिनट्स आप अपने सारे की पॉइंट्स लिख लो जो भी आपके माइंड में उस टाइम आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स लोगे, उन 2 to 3 मिनट्स में आप अपने पैराग्राफ सोच लोगे, यार पहला पैराग्राफ में ये लिखूंगा, कंक्लूजन ये लिखूंगा, बीच में एक पैराग्राफ ये लिखूंगा। वर्ड लिमिट आपको पता है जैट में 250 वर्ड्स की होती है, तो आपको 250 वर्ड्स में अपना पूरा पूरा ऐसे डिजाइन करना है। तो 2 से 3 मिनट आपने ये सोच लिया। अब आपने क्या करा, जो आपके पास 10 से 12 मिनट्स हैं, उन 10 से 12 मिनट में आपने फटाफट से जो आपने सोचा था आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाई है, उस पर आपने कंटेंट टाइप करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये मेरा पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, सेकंड पैराग्राफ, ये थर्ड पैराग्राफ, मेरा कंक्लूजन, सारी चीज आ गई। और फिर आपके जो लास्ट के 2 से 3 मिनट्स बचे उसमें आप अपने ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग चेक एक बार पूरे के पूरे ऐसे को गो थ्रू कर लोगे, ताकि आपको ये पता चल जाए हाँ यार आपने पैकेजिंग अच्छे से कर दिया है, आपने अपने पूरे के पूरे ऐसे को पॉलिश अच्छे से कर दिया है, किसी वर्ड को रिप्लेस करके फ्रेज ऐड करना है, कोई सेंटेंस आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, छोटी छोटी चीजें आप एंड में यहाँ पे कर दोगे। तो इस तरह से आप पूरा पूरा आर्टिकल लिखोगे तो 20 मिनट्स में आप एक अच्छा कंटेंट लिख पाओगे, और इस स्ट्रक्चर से आप अच्छी तरह से अपनी डिलीवरी
कर पाओगे पूरे के पूरे एसए की। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सैंपल एसए हमें लिख के बताओ सर। हमें एक एक चीज समझ में आ गई है, नोट्स हमने बना लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लिए हैं, अब लिखना कैसे है, किस तरह से आप सोच रहे हो वो हमें बता दो। तो मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स पिक कर रहा हूं आपके लिए जो एक्चुअल एग्जाम के टॉपिक्स है। तो ये वाला मैंने टॉपिक पिक किया है जो जैक 2010 का टॉपिक है, जिसका टॉपिक का टाइटल क्या था, अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। अब मुझे ये पता है कि यार मेरा जो एस्से होना चाहिए वो 250 वर्ड्स का होना चाहिए। सबसे पहले मैं मैडमैन बन जाता हूं। मैडमैन बनते ही मेरे दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं इस पूरे टाइटल को आपको मैं सजेस्ट करूंगा, आप वीडियो को पॉज करो मेरे साथ साथ भाई, आप भी अपने नोटबुक में जितने थॉट्स आ रहे हैं वो एक कॉर्नर में लिख लो, जितने भी थॉट्स आ रहे हैं। देखो हैंड टू हैंड हम लोग लर्निंग करेंगे, चीजें बेटर हो जाएंगी। अगर आप फ्यूचर के लिए छोड़ दोगे यार कल देख लूंगा परसों देख लूंगा, वो चीज रह जाएगी। तो अभी का अभी मेरे साथ इस चीज को करो कि भाई साइड में सारे के सारे टॉपिक्स लिख लो। क्या क्या चीज आ सकती है भाई, नेचुरल रिसोर्सेज मेरे पास लिमिटेड है, ठीक है, ग्रीड की वजह से क्या होता है, दुनिया में वॉर्स हुई थी, चाहे महाभारत की बात हो, किसी भी चीज की वॉर जो होती है वो किसी न किसी ग्रीड की वजह से होती है। उसके बाद हम क्या चीजें लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों की नीड इंक्रीज हो रही है, तो क्या हम कुछ टेक्नोलॉजी के आसपास लिख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से काफी ज्यादा हमारा एडवांसमेंट हो गया है। देन हम और चीजें क्या लिख सकते हैं, और चीजें हम ये लिख सकते हैं कि इस ग्रीड की वजह से कंट्रीज में भी आपस में वॉर हुई हैं, जो कंट्रीज आपकी रही हैं, जैसे रशिया यूक्रेन के बीच में कुछ ना कुछ इशू हुआ था और डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज में होता रहता है। देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और क्या क्या चीजें मेरे माइंड में आ रही हैं, कुछ मैं रेन्यूएबल एनर्जी के आसपास लिख सकता हूं, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड नॉन रेन्यूएबल के आसपास, वो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्ट हो सकता है। अभी मैं रैंडम जितने भी थॉट्स आ रहे हैं वो सब आपके साथ यहाँ पे लिख के देख रहा हूं। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि अर्थ की बात हो रही है, मदर अर्थ की बात हो रही है, तो इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, और प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी ग्रीड अपनी हंगर को खत्म करना पड़ेगा, तो उसके क्या स्टेप्स हैं। तो ये मेरे सामने पूरे के पूरे मैडमैन के पॉइंट्स आ गए हैं। आप 1 मिनट और इन्वेस्ट करोगे तो और भी कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझको एक आर्किटेक्चर ड्राइंग देनी है। अब मैं सोच रहा हूं कि मेरा फर्स्ट पैराग्राफ क्या होना चाहिए, मेरा सेकंड पैराग्राफ क्या होना चाहिए, मेरा थर्ड पैराग्राफ क्या होना चाहिए। तो अब मैं आ गया हूं अपने स्टेप 2 पे। ठीक है, स्टेप 2 पे आ गया हूं, और स्टेप 2 पे मैं क्या सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं मेरा पैराग्राफ 1, मेरा पैराग्राफ 2 और मेरा पैराग्राफ 3 किसके आसपास होना चाहिए। मैं 3 पैराग्राफ में इसको लिख रहा हूं, आप 4 में भी लिख सकते हो। तो मेरा अगर फर्स्ट पैराग्राफ है तो मैं इसमें एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, मेरा जो लास्ट पैराग्राफ है मैं उसमें एक कंक्लूजन देना चाहता हूं। तो मैं यहां पे क्या चीज लिखूंगा, मेरी आर्किटेक्चर ड्राइंग क्या कहती है, यहां पे एक इंट्रोडक्शन दो। ठीक है, पूरे टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और इस इंट्रोडक्शन में मैं क्या क्या चीजें लिखूंगा, इंट्रोडक्शन में मैं लिखूंगा कि यार लेट्स से वॉर्स होती है, ठीक है, दुनिया में ग्रीड की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स है कि वहां पे वॉर्स होती हैं। ठीक है, तो वॉर्स होती क्यों है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। पूरे दुनिया में क्या क्या चैलेंजेस है ये यहाँ पे लिख सकता हूं। ग्रीड और नीड में डिफरेंस क्या है ये मैं लिख सकता हूं। नीड क्या है, नीड मेरी नेसेसिटी है, और ग्रीड क्या है, ग्रीड मेरा लेजर है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूं। उसके बाद मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में और क्या चीजें बता सकता हूं, इंट्रोडक्शन में ये बता सकता हूं कि ये जो स्टेटमेंट था, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड, ये किसने बोला था, ये बोला था महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप उनकी बात बोल सकते हो कि महात्मा गांधी ने किस पर्सपेक्टिव से ये लाइन बोली होगी। तो ये मेरा पूरा पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। देन मेरा पैराग्राफ 2 आता है, जिसमें मैं क्या बात करूंगा, मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट डेवलप करूंगा, मैं पूरे एसे के बॉडी बनाऊंगा। तो अब यहां पे मेरा क्या क्या पॉइंट आ जाएगा, सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो है तो एबंडेंस में, काफी सारे रिसोर्सेज हैं, बट उनकी शॉर्टेज रहती है। शॉर्टेज क्यों रहती है, एक इकोनॉमी में दूसरे में नहीं है, एक कंट्री में दूसरी कंट्री में नहीं है, मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है। तो रिसोर्सेज एबंडेंस में है तब तक जब तक आप नीड के लिए उनको यूज में ले रहे हो, बट शॉर्टेज हो जाती है कब, जब वो ग्रीड के पर्सपेक्टिव में आ जाती है। तो ये चीज हम यहां पे बता सकते हैं। उसके बाद हम यहां क्या बता सकते हैं कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूसेज बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आपको पता है रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं उसको तो आप यार बार बार बना सकते हो, बट जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है आप इसके एग्जांपल यहां लिखोगे, जो फ्यूल होता है। ठीक है, अब रेन्यूएबल में क्या है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये रेन्यूएबल सोर्सेज है, इसमें कोई चैलेंज नहीं है, ये आप कितनी भी बना सकते हो क्योंकि इनफाइनाइट है। बट नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो इतना ओवर कंजम्पशन हो रहा है ओवर द ईयर्स, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में, टेक्नोलॉजी के टर्म में, फैक्ट्री के टर्म्स में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से, तो आप ये सारी चीजें यहां पे डिस्क्राइब कर सकते हो। देन मेरा थर्ड पॉइंट क्या आता है, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो इतने ज्यादा यूज हो रहे हैं, और जो ह्यूमन काइंड है, एक ह्यूमन का नेचर क्या होता है, ह्यूमन का नेचर होता है दैट डिस्ट्रक्शन इज द मदर ऑफ डेवलपमेंट। जब जब चैलेंज आता है ह्यूमन बीइंग्स इनोवेट करते हैं, वो नई चीजें लेके आते हैं, और इसीलिए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इतना ज्यादा हुआ ताकि भाई लोगों की ग्रीड भी फुलफिल हो जाए, और जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसी में सबका काम भी बनता रहे। तो यहां पे हम चीजों को लिख सकते हैं। देन मेरा पैराग्राफ 3 इसकी में किसके आसपास हो सकता है, क्या क्या स्टेप्स मैं ले सकता हूं टू प्रोटेक्ट अर्थ, स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अर्थ, नेचर को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और अपनी ग्रीड को खत्म कैसे करना है,
चेंज कैसे करना है, कंटेनमेंट कैसे करना है, वो लिख के मैं अपनी चीजों को यहां पे क्या कर सकता हूं, कंक्लूड कर सकता हूं। तो मैंने यहां पे पूरी पूरी आर्किटेक्चरल ड्राइंग बना ली है। मुझे ये पता चल गया मैं फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखूंगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, एग्जैक्ट सेंटेंस में चेंज कर दूंगा। एग्जैक्ट सेंटेंस में चेंज कर दोगे, इसके आसपास आप सेंटेंसेस को डेवलप कर दोगे एंड इन सेंटेंसेस को डेवलप करके आपका पूरा का पूरा एसे यहां पे तैयार हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि भाई आपने जब स्टेप 2 पे थोड़ा सा काम कर लिया तो अब आप बहुत जल्दी से अपने एसे को डेवलप कर सकते हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको 3-4 सेंटेंस इसके आसपास बनाने हैं, यहां पे आपको 4-5 सेंटेंस के आसपास बनाने हैं, यहां पे एंड में आपको 3 से 4 सेंटेंस बनाने हैं। आपका पूरा का पूरा एसे तैयार हो गया। आपने मेन की पॉइंट्स लिख लिए। एक और पैराग्राफ करोगे उसमें भी 4 to 5 पॉइंट्स आ जाएंगे इन्हीं के आसपास कि हम डेवलपमेंट कर तो रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, डेवलप नेशन और डेवलपिंग नेशंस में क्या चैलेंज है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे मेंशन करके अपने पूरे के पूरे एसे को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे देंगे। एंड में इसको फाइनल रिव्यू कर लेंगे एंड फाइनल रिव्यू करने के बाद हम इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेटजी रहा एक एसे को लिखने के लिए। अब एक और टॉपिक हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं कि उस पे क्या हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बना पा रहे हैं। टॉपिक मेरे सामने क्या है, शिप्स आर सेफर इन हार्बर बट दे आर नॉट मेंट फॉर द सेम। ये भी एक्चुअल जैट का ही टॉपिक था। जैट 2005 में आई गेस ये पूछा गया था। और इस टॉपिक का सबसे पहले मतलब समझो, इसका मीनिंग क्या है कि शिप्स अगर चल नहीं रहे, पानी के बीच में नहीं, तो वो सेफ रहेंगे। क्योंकि यार वो सेफ इसलिए क्योंकि वो हार्बर में, वहां पे उनको कोई चैलेंज नहीं है। बट शिप्स क्या हार्बर में खड़े होने के लिए बनते हैं? नहीं, शिप्स का तो पर्पस होता है ना कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी ट्रैवल करें और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। अब इस टॉपिक का आप यहाँ पे मैडमैन बन जाओ। सबसे पहले इसके की पॉइंट जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं, हो सकता है मैं यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ शिप्स की बात करना चाहता हूँ, मैं शिप्स के बारे में कुछ डिस्कशन कर सकता हूँ। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद मैं ये कर सकता हूँ कि किसी भी चीज को या सर्विस को अगर डेवलप किया जाता है उसका एक्चुअल पर्पस क्या है, उसका पर्पस है क्या, वो मैनकाइंड को सर्व करना चाहता है, प्रॉफिट मेकिंग करना चाहता है, एथिकल बिजनेस करना चाहता है, बहुत सारे उसके पर्पस हो सकते हैं। थर्ड क्या मैं यहाँ पे आ रहा है मेरे दिमाग में थॉट ये आ रहा है कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कुछ ना कुछ रिलेटेड टू कंफर्ट जोन ऑफ पीपल। समझ रहे हो, कंफर्ट जोन, क्योंकि यहाँ पे यही तो बात हो रही है। अगर शिप्स अपने हार्बर में तो कंफर्ट है बट चैलेंज है, तभी तो उनका पर्पस है, तभी तो उनको बनाया गया है। ये हमने यहाँ पे एक पॉइंट है। फिर यहाँ पे हम इसको भी ला सकते हैं, फ्रॉग इन अ वेल। ये वाला पॉइंट भी यही तो सेट हो रहा है कि भाई फ्रॉग जब तक वेल से बाहर नहीं निकलेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा बाहर की दुनिया में है क्या। ठीक है, वेंचर इनटू द अननोन। जब आप वेंचर इनटू द अननोन करोगे तभी तो आपको पता चलेगा। जैसे ही मैंने ये लिखा वेंचर इनटू द अननोन, मुझे यहाँ पे बड़े बड़े एग्जांपल्स याद आ गए। क्या क्या याद आ गए, जैसे इंडिया में धीरू भाई अंबानी ने एक ट्रेंड शुरू किया था। ठीक है, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का एक तरह से आप बोल सकते हैं लैंडमार्क सेटअप किया था। उसके बाद आज की में पिछले 4-5 सालों में मुकेश अंबानी ने जिस तरह से जियो को बिल्ड किया है, या फिर आप देख सकते हो जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, पहले लगता था यार बड़े बड़े बिजनेसेस बनाने के लिए आपको भाई बहुत करोड़ों की फंडिंग चाहिए, बट आज के डेट में क्या हो रहा है, छोटे छोटे स्टार्टअप्स है जो यार अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपने प्रोसेसेस पे, अपने प्रोडक्ट पे इतना काम कर रहे हैं कि आज के डेट में वो यूनिकॉर्न से $1 बिलियन कंपनी है। ठीक है, तो वो क्या है, रिस्क टेकिंग है। तो रिस्क टेकिंग मेरा मैडमैन का एक पॉइंट बन गया। इसको भी मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकता हूँ बिकॉज शिप्स जब पानी में जाएंगे तो एक रिस्क फैक्टर है, उस रिस्क का रिवॉर्ड क्या है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैं यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूं। मैं अभी रैंडमली सारे पॉइंट्स लिख रहा हूं जो भी मेरे माइंड में आ रहे हैं। मैं इसको हिस्ट्री से भी लिंक कर सकता हूं। हिस्ट्री से कैसे लिंक कर सकता हूं कि जब हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे तब ठीक है चीजें चल रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा नहीं ये गलत है और हम अपनी इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करेंगे, और उसके बाद चीजें चेंज हुई। कंफर्ट जोन से लोग बाहर निकले तो हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो उसका रिवॉर्ड बहुत हाई था। तो हम हिस्टोरिकली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं किससे रिलेटेड, हम रिलेट कर सकते हैं इसको प्री एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन के। पहले इंडिया को ये लगता था यार लिबरलाइजेशन कर देंगे, हमारी प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी आ जाएगी तो कंट्री में लोगों को नुकसान होगा, लेकिन जब से एलपीजी आया 1991 के बाद से, उसके बाद कंट्री में और ज्यादा ग्रो हुई है और कंट्री में ग्लोबलाइजेशन की वजह से इतना ट्रेड इंक्रीज हुआ है, नई जॉब्स आई हैं, तो वो भी एक रिस्क टेकिंग एफर्ट था। ठीक है, उसके बाद हम और क्या चीजें लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि अगर हम जाते ही नहीं, मान लो शिप्स की आप एक्चुअली बात करो तो शिप्स अगर कहीं ट्रैवल ही नहीं करते तो हमें रूट्स का ही नहीं पता चलता, हम कंट्रीज को डिस्कवर नहीं कर पाते, तो उसका रिवॉर्ड कितना हाई है, रिस्क है, बट उनका जो एक्चुअल पर्पस है वो अगर फुलफिल हो जाए तो हमें नई नई कंट्रीज, नई नई इकोनॉमिक्स, नई नई रूट्स के बारे में पता चला। तो ये मैंने मैडमैन के सारे पॉइंट्स लिख लिए जितने मेरे माइंड में पॉइंट्स आए। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे के पूरे ऐसे को शेप देनी है। मुझे 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं, 4 पैराग्राफ्स लिखने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पैरा 1, इस बार हम 4 पैरा ट्राई कर लेते हैं, पैरा 2, पैरा 3 एंड पैराग्राफ 4। ठीक है, पैराग्राफ 4 मेरा कंक्लूजन पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1 मेरा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, और पैराग्राफ 2 और 3 मेरा क्या होगा, जो मुझे बॉडी डेवलप करनी है वो मैं यहां पे डिजाइन कर रहा हूं। अब मैं यहां पे अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता हूं। सबसे पहले मैं हिस्ट्री ऑफ शिप्स की बात कर लेता हूं। शिप्स बने ही क्यों थे, शिप्स का पर्पस ही क्या था इस दुनिया में। शिप्स का पर्पस यही तो था कि जब डिफिकल्ट हो, बहुत ज्यादा पानी वगैरह हो रहा है और उस टाइम हमें वहां पे किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, कहीं पे हाई टाइड्स हैं, कहीं पे लो टाइड्स है, हाई सीज है,
वहां पे हम ट्रैवल कर पाए। तो एक बहुत बड़े चैलेंज को, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शिप बनाया गया था, ना कि हार्बर में खड़े होने के लिए। तो यहां पे हमने हिस्ट्री ऑफ शिप्स डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं कि जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी हमारे सामने कोई चैलेंज आता है, जब भी हमारे सामने कोई डिफिकल्टी आती है, तभी हम लोग इन्वेंशंस करते हैं। शिप्स क्या है? शिप्स इन्वेंशन ही तो थे। जब लोगों के सामने एक चैलेंज आया, एक डिफिकल्टी आएगी, मैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाऊं, तो ही मैंने इन शिप्स को डेवलप किया। तो मैंने क्या कहा कि जो मेरी नीड है वो मदर ऑफ इन्वेंशन है। ठीक है, नीड इज मदर ऑफ इन्वेंशन। और यही चीज हम ह्यूमन बीइंग के उसमें बोल सकते हैं कि आउट ऑफ कंफर्ट जोन हम निकलेंगे तभी चीजें अचीव होंगी। तो मैं इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा हूं कि शिप्स किस तरह से बने, उसके बाद जब भी नीड होती है तो इन्वेंशन हम लोग करते हैं। और ये चीज हर एक जगह एप्लीकेबल है, हर एक सेक्टर में एप्लीकेबल है, नॉट जस्ट शिप्स। बट जब भी आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी आप कुछ नई चीज को इन्वेंट कर पाओगे। तो ये मैंने यहां पे इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर मैं पार्ट 2 पे आता हूं। यहां पे मैं क्या चीज डिस्कस करना चाहता हूं, यहां पे मैं अब हिस्टोरिकली अपने टॉपिक को स्टार्ट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, इंडियन इकोनॉमी प्री एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन की डिस्कशन कर सकता हूं कि पहले हम लोग क्या कहते थे, हम बहुत क्लोज इकोनॉमी थे, हम यार कहीं पे ओपन अप नहीं होते थे, हम ग्लोबलाइजेशन में बिलीव नहीं करते थे, हमारी में बहुत ज्यादा लाइसेंस राज था। लेकिन हम उस कंफर्ट जोन से बाहर आए, हमने कहा नहीं हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे। और जब वो रिफॉर्म्स लेके आए, जब वो नई चीज हम लेके आए, उसके बाद हमें उसका रिवॉर्ड मिला, हमारी कंट्री ग्रो हुई, प्रोग्रेस हुई। एंड आज की डेट में इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज से लेके करियर अपॉर्चुनिटीज लोगों के सामने आ पाई। तो हमने प्री और पोस्ट लिबरलाइजेशन यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने क्या बोला, उसके बाद हमने ये बोला कि भाई हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर है, फ्रॉग इन अ वेल है। तो हमने फ्रॉग इन अ वेल है, कंट्री पहले हमारी क्या थी, पहले फ्रॉग थी उस वेल के अंदर। लेकिन जब हम उस वेल से बाहर निकले तो हमने पूरी कंट्री के साथ ग्लोबलाइज किया, डिफरेंट कल्चर्स हमने एक्सचेंज किए, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हमने एक्सचेंज की, और उस वजह से हमारे कोलैबोरेटिव ग्रोथ हो पाई। तो यहां पे हम क्या समझ पा रहे हैं कि हम जिसको पहले कंपटीशन समझ रहे थे, आखिर में वो कोलैबोरेटिव अप्रोच बन गई, और जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो ग्रो हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या बता पा रहे हैं, हम ये बता पा रहे हैं कि एडवांटेजेस क्या हुए पोस्ट लिबरलाइजेशन, हमारी रिवॉर्ड क्या मिला इस रिस्क को लेने का। भाई हमने एक रिस्क लिया था ना, जब हमने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे तो वो रिस्क था, मतलब वो शिप को हमने कहां भेजा, हमने उसको पानी के अंदर भेज दिया। अब उसका रिवॉर्ड क्या मिला, उसका एक्चुअल पर्पस फुलफिल होकर क्या मिला, हमें इंक्रीज कंपटीशन मिला, हमें बेटर क्वालिटी मिली, हमें बेटर टेक्नोलॉजी मिली, बेटर अपॉर्चुनिटीज हमारी कंट्री को मिली। और इस तरह से हम वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड डेवलपिंग नेशन बन गए पूरी दुनिया के। ये हमने पैराग्राफ 2 में बात कर ली। फिर पैराग्राफ 3 में हम लोग क्या क्या बात कर सकते हैं कि अगर हम करें ही ना, स्टेप ही ना ले, तो क्या होगा, जब हम स्टेप लेंगे ही नहीं तो हमारे लाइफ में हमेशा कंफर्ट रहेगा। और जब तक कंफर्ट रहेगा तब तक हम नई चीजें इनोवेट नहीं करेंगे, जब तक चैलेंज नहीं होगा नई चीजें हम लोग डिस्कवर नहीं करेंगे। तो पार्ट 3 में मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर यहां पे शिप्स को सिर्फ हार्बर में रखा जाता तो क्या होता। अभी तो मैंने ये कहा कि जब हार्बर में नहीं थे तो उसके बेनिफिट क्या हुए, अगर हार्बर में रखा जाता तो क्या होता, तो कुछ नई चीज डिस्कवरी नहीं होती, नो ट्रेड रूट्स, कुछ भी डिस्कवर नहीं होता, नई कंट्रीज के बारे में पता नहीं चलता। और इसी तरह से पर्सनल लाइफ में भी अगर हम अपने आप को सिर्फ हार्बर एक शेल में रखेंगे तो हम कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, हम अपने कंफर्ट जोन में रह जाएंगे। फिर ना तो कभी कोई एंटरप्रेन्योर होगा, ना ही कोई स्टार्टअप होगा, ना ही कोई रिस्क टेकर होगा, ना ही कोई इन्वेस्टर होगा। सब लोग एक रूटीन म्यूंडेन लाइफ में चलते रहेंगे। तो ये चीज मैं यहां पे डिस्क्राइब कर सकता हूं पैराग्राफ नंबर 3 में। और फिर मैं एंड में क्या कर दूंगा, एंड में मैं कंक्लूजन दे दूंगा। कंक्लूजन में क्या बोलूंगा, कंक्लूजन में मैं 2-3 पर्सनैलिटीज के नाम लिख सकता हूं, धीरू भाई अंबानी का। एंड यहां पे मैं बता सकता हूं वेंचर इनटू द अननोन करोगे तभी आपको यहां पे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और एंड में मैं एक अच्छी कोड लिख सकता हूं, दैट हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड्स एंड दैट इज द एक्चुअल पर्पस, टेक रिस्क इन लाइफ एंड दैट विल गिव यू अ ग्रोथ माइंडसेट। तो एंड में मैं लिख सकता हूं ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस प्रोटेक्ट माइंडसेट। मैं ग्रो करना चाहता हूं या सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, वो हमें यहां पे देखना है। तो इस तरह से मैंने यहां पे चीजों को कंक्लूड कर दिया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब यही हो गया कि अगर लाइफ में आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, चाहे आपको करना है, आपके स्टेट को करना है, आपकी सिटी को करना है, आपकी कंट्री या कंपनी को करना है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो सेफ बेट से अलग हो, जो डे टू डे लाइफ से अलग हो, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। और जब आप रिस्क लोगे तभी आप एक नई डेस्टिनी बना पाओगे और तभी आप एक्चुअल पर्पस को फुलफिल कर पाओगे। तो ये हमने 4 पैराग्राफ में 250 वर्ड का अच्छे से लिख सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे की पॉइंट्स आ गए हैं। की पॉइंट्स आने के बाद आपको क्या करना है, आपको बस एस्से के सेंटेंसेस देने हैं। हर पैराग्राफ में आप 4 to 5 सेंटेंस दे दो, आपका पूरा का पूरा एस्से यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो आई होप जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, बहुत ही इन डेप्थ डिटेल्ड वीडियो मैंने यहाँ पे बना दिया आप सबके लिए, ताकि भाई आपकी लर्निंग काफी स्ट्रांग हो जाए, बहुत जल्दी से आप चीजों को समझ पाओ, इंटरप्रेट कर पाओ। तो आई होप अब आपके सामने चीजें क्लियर हैं। अगर आप ये चाहते हो कि भाई
आप और इसमें बेटर कर पाओ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में, आप सबके लिए मैं बता देता हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कोई भी टॉपिक पिक करो, जितने टॉपिक्स मैंने आपको यहां पे दिए हैं उन टॉपिक्स पे आप बैठो, एक पूरा पूरा एस्से लिखो और नीचे कमेंट में पूरा पेस्ट कर दो। मैं क्या करूंगा अपनी टीम के साथ बैठ के उस पर आपको एक रिव्यू देने की कोशिश करूंगा, यार क्या यहाँ पे बेटर हो सकता था, क्या और इंप्रूवमेंट कर सकते थे, और क्या की पॉइंट्स हैं। तो आप यहाँ पे टाइम लगाओ, एस्से लिखो, एक एस्से, दो एस्से, तीन एस्से, चार एस्से, जितने एस्से आप लिखना चाहते हो नीचे कमेंट में लिखते रहो। मैं अपनी टीम को और मैं खुद बैठ के कोशिश करूंगा जितने ज्यादा हम लोग रिव्यू कर पाए आपके एस्सेज हम लोग यहाँ पे रिव्यू कर देंगे, और नीचे कमेंट में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कि ये चीज हम यहाँ पे बेटर कर सकते थे। तो आई होप भाई अब आपको पूरा पूरा इन डेप्थ आइडिया हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज नीचे मुझे कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत से, बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई थी। एंड आई होप जितने भी जैट एस्पिरेंट्स हैं एंड वो सारे स्टूडेंट जो फ्यूचर में वैट में जाएंगे, जिनको एक आर्टिकल लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा, आप सबका माइंड थोड़ा सा क्लियर हुआ है एंड नाउ यू आर इन अ बेटर स्पेस जहां पे आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में अच्छे एसेज, अच्छे आर्टिकल्स लिख पाओगे। तो नीचे कमेंट में जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और आपको इसके रिलेटेड वीडियो चाहिए वो भी मुझे बता देना। एंड मेरी सजेशन यही है कि जो टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं वो टॉपिक्स पिक करो, अपने आप को मैडमैन बनाओ, सारे के सारे की पॉइंट्स लिखो, आर्किटेक्चर ड्राइंग्स अपने पैराग्राफ डिफाइन करो, फिर अपने कुछ पॉइंट्स लिख के उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को लिखो एंड देन जज बन के उसको एक बार फाइनल रिव्यू करके यहाँ नीचे कमेंट में लिख दो। मैं फिर इसको रिव्यू करके आपको अपने इनपुट्स शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।